बायोलॉजी के इस डिजिटल क्लास में एक बार पुनः आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग राजनीति विज्ञान विषय के प्रथम वर्ष के चैप्टर, जो दूसरा चैप्टर है राजनीति विज्ञान की अध्ययन पद्धतियां। पिछले क्लास में हम लोग राजनीति विज्ञान की अध्ययन पद्धतियां का जो पहला टॉपिक था परंपरागत अध्ययन पद्धति, उसका अध्ययन किए थे। परंपरागत अध्ययन पद्धति के अंतर्गत आगमनात्मक पद्धति, निगमनात्मक पद्धति और आगमनात्मक पद्धति के अंतर्गत हम लोग पर्यवेक्षणात्मक, तुलनात्मक, ऐतिहासिक और प्रयोगात्मक पद्धति का अध्ययन किए थे और निगमनात्मक पद्धति के अंतर्गत दार्शनिक पद्धति का अध्ययन करेंगे। वे सारी पद्धतियां परंपरागत अध्ययन पद्धति के अंतर्गत आती हैं। आज हम लोग राजनीति विज्ञान के अध्ययन पद्धति का जो दूसरा पार्ट आधुनिक या अन्य पद्धतियां जिसे कहते हैं, आधुनिक पद्धति या अन्य पद्धतियां, इसका कुछ मुख्य हेडिंग्स के साथ हम लोग इसका अध्ययन आज करेंगे। इस पद्धति में आज हम लोग सादृश्य पद्धति, वैधानिक पद्धति, समाजशास्त्रीय पद्धति, मनोवैज्ञानिक पद्धति, जीवशास्त्रीय पद्धति और अंत में वैज्ञानिक पद्धति, ये सारी पद्धतियां आधुनिक पद्धति के अंतर्गत आती हैं। इसका हम लोग बारी बारी अध्ययन करेंगे। आधुनिक पद्धति, इसके अंतर्गत निम्नलिखित पद्धतियां हैं। इसमें सबसे पहला है सावयव या सादृश्य पद्धति। सादृश्य का मतलब होता है समानता। समानता किससे? विल्क्राइस्ट ने सादृश्य पद्धति की विस्तृत चर्चा की है और इस पद्धति का व्यापक प्रयोग हार्वर्ड, स्पेंसर और ब्लंटस्ली ने किया है। स्पेंसर ने इस पद्धति को अपनाते हुए राज्य और मानव के बीच कितनी समानताएं या कितने सादृश्य स्थापित हो सकते हैं, उसका प्रयोग इन्होंने सावयव सिद्धांत के अंतर्गत किया है। लेकिन यह सिद्धांत क्या है? संभावना का सूचक मात्र है, निश्चितता का नहीं है। इसलिए इसके परिणाम भ्रमपूर्ण होते हैं। बहुत ऑथेंटिक परिणाम सावयव सिद्धांत के प्राप्त नहीं हो पाते हैं। नेक्स्ट में हम आते हैं दूसरा, वैधानिक पद्धति। इस पद्धति के अंतर्गत वैधानिक प्रणाली को अपनाने पर जोर दिया गया है और यह प्रणाली राज्य को एक वैधानिक इकाई मानती है जिसका कार्य कानून बनाना और उन्हें लागू करना है। वर्तमान में शासन व्यवस्था की जो व्यवस्थाएं हैं, शासन के 3 अंग आप सभी जानते हैं, व्यवस्थापिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। उनका काम क्या है? व्यवस्थापिका कानून बनाती है और कार्यपालिका उसे लागू करती है। या कह सकते हैं कि व्यवस्थापिका द्वारा बनाए गए कानून को कार्य रूप में परिणत करने का कार्य कार्यपालिका का है और इन्हीं व्यवस्थापिका द्वारा बनाए गए कानूनों के आधार पर न्यायपालिका संविधान की रक्षा करती है या न्याय प्रदान करने का कार्य करती है या दंड देने का कार्य करती है। इस संदर्भ में हम देखते हैं तो वैधानिक प्रणाली के अंतर्गत क्या है कि यह जिसके अंतर्गत राज्य का कार्य कानून बनाना और उन्हें लागू करना है। कुछ समस्याएं या सीमाएं कह सकते हैं इस पद्धति में जो आता है, इसके दोषों में उन सामाजिक शक्तियों को भुला दिया जाता है जो संविधान, कानून तथा मानवीय संबंधों के आधार रूप में कार्य करती है। तो 2 पद्धतियों पे हम लोगों ने चर्चा कर लिया, वैधानिक पद्धति और सादृश्य पद्धति। तीसरी जो पद्धति है आधुनिक पद्धति की, वह है सांख्यिकीय पद्धति। सांख्यिकीय पद्धति से तात्पर्य जिसमें संख्या का बोध हो। संख्या से तात्पर्य इस पद्धति के अंतर्गत हम आंकड़े संबंधी पद्धतियों का ज्ञान प्राप्त करते हैं। आंकड़े संबंधी में उसका प्रयोग कहाँ होता है? जैसे मतदान हो गया, जनसंख्या हो गया, राष्ट्रीय आय हो गया, जनमत हो गया। इन विषयों का अध्ययन करने के लिए इस पद्धति को हम प्रयोग में लाते हैं। यानी जहां चुनाव हुआ हो, इसके पहले हम लोगों ने ये सेकंड पेपर में आपको अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली पढ़ाया जाता है। उस अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली का जो मतगणना का कार्य है वह काफी जटिल होता है। तो इस तरह के जहां संख्या का बोध हो, जहां आंकड़े इकट्ठे करने हो, जनमत संबंधी मामला हो या जिसमें संख्या, जनमत इत्यादि संख्या या राष्ट्रीय आय से जो भी संबंधित मामला है, इसका अध्ययन करने के लिए हम सांख्यिकीय पद्धति को प्रयोग में लाते हैं। नेक्स्ट,
आता है। इसके बाद जीव शास्त्रीय पद्धति। जीव शास्त्रीय पद्धति से तात्पर्य क्या है कि इस पद्धति के समर्थक राज्य को एक सावयव मानते हैं। सावयव का तात्पर्य क्या होता है? शरीर। आप आंगिक एकता का सिद्धांत पूर्व की कक्षाओं में पढ़े होंगे। कुछ विद्वान कहते हैं कि यह राज्य की तुलना मानव शरीर से करते हैं। जैसे हमारा आपका शरीर है और उसके विभिन्न अंग हैं, हाथ पैर है, जो भी अंग है, उनका अस्तित्व वो कहते हैं तभी तक है जब तक कि वह शरीर से जुड़ा हुआ है। उन अंगों को यदि शरीर से अलग कर दिया जाए तो उनकी कोई भूमिका नहीं रह जाती है। तो वैसे ही राज्य के भी तमाम अंग हैं और उन अंगों की महत्ता तभी तक है जब वह राज्य से जुड़े हुए हैं। तो इस पद्धति के समर्थक राज्य को एक सावयव मानते हैं और राज्य के संगठन और विकास के साथ एक प्राण विज्ञान की इकाई की समानता स्थापित करते हैं। इस पद्धति के अंतर्गत हम निश्चित निष्कर्ष प्राप्त नहीं कर पाते हैं। इस जीवशास्त्रीय पद्धति के अंतर्गत जो समस्याएं आती हैं वह है निश्चित निष्कर्ष इसमें भी हम प्राप्त नहीं कर पाते हैं। और इसके बाद समाजशास्त्रीय पद्धति है आधुनिक पद्धति में। इस समाजशास्त्रीय पद्धति में कि इसके अंतर्गत राज्य को एक सामाजिक इकाई माना जाता है जिसमें समाज का निर्माण करने वाले व्यक्तियों के गुण होते हैं। अरस्तु का यह कथन है कि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है और वह समाज में रहना ही पसंद करता है। इसमें राज्य को एक सामाजिक इकाई माना जाता है और इसके अंतर्गत व्यक्ति के जीवन की तरह राज्य के जीवन का भी विकास के आधार पर अध्ययन किया जाता है। और विचारकों का मानना है कि जैसे व्यक्ति का जैसे व्यक्ति के जीवन में विकास होता रहता है उसी तरह से राज्य के जीवन का भी विकास के आधार पर अध्ययन इस पद्धति के अंतर्गत किया गया है। इसके बाद मनोवैज्ञानिक पद्धति आता है। मनोवैज्ञानिक पद्धति का ज्यादातर प्रयोग चुनाव में आप देखते हैं। जब निर्वाचन, चाहे वो विधानसभा का चुनाव हो, लोकसभा का चुनाव है, जब चुनाव आता है तो तमाम सारे नेता और प्रत्याशी हमारे आपके समक्ष आते हैं, मंच लगता है और अपनी बातों के प्रभाव में वो जब स्पीच देते हैं वे नेता, तो एक जनता के ऊपर मनोवैज्ञानिक असर डालने के लिए वो तरह तरह की बातें करते हैं और जनता को ये लगने लगता है कि हाँ अमुक व्यक्ति द्वारा कही हुई बातें कितनी प्रभावशाली है। तो वह अपनी बातों से मानव या जनता को कितना अधिक प्रभावित कर लेते हैं। तो इस पद्धति के अंतर्गत व्यक्तिगत स्वभाव व समूहगत स्वभाव के आधार पर राजनीतिक गतिविधियों के अध्ययन का कार्य किया जाता है और यह पद्धति वर्तमान समय में अधिक प्रयुक्त की जाती है। कहाँ की जाती है? चुनाव में, जनमत में, राजनीतिक दल आदि का अध्ययन करने में यह पद्धति काफी सहायक सिद्ध होता है कि मनोवैज्ञानिक मतलब सामने वाले या जनता की मन स्थिति का ठीक ढंग से आकलन कर पाना और इस तरह का आकलन मनोवैज्ञानिक पद्धति के अंतर्गत ही संभव हो पाता है। नेक्स्ट एंड लास्ट है वैज्ञानिक पद्धति। वैज्ञानिक पद्धति में आज वर्तमान में समाज विज्ञान और पदार्थ विज्ञानों के साथ सादृश्यता स्थापित करने की प्रक्रिया चल रही है। जो समाज विज्ञानों के अंतर्गत हम तर्कशास्त्र, मनोविज्ञान, राजनीति विज्ञान, समाजशास्त्र, इतिहास, ये जितने विषयों का अध्ययन करते हैं ये समाज विज्ञान के अंतर्गत आता है। और पदार्थ विज्ञान या प्राकृतिक विज्ञान जैसे प्राणी विज्ञान हो गया, फिजिक्स हो गया, केमिस्ट्री हो गया, तो इन पदार्थ विज्ञानों में पदार्थ विज्ञान और समाज विज्ञान, इन पदार्थ विज्ञानों और समाज विज्ञानों में साम्यता स्थापित करने की बात इस पद्धति के अंतर्गत चल रहा है कि सादृश्यता स्थापित करने की प्रक्रिया चल रही है, जो समाज विज्ञानों को क्रमबद्ध व्यवस्थित व निश्चित करने का प्रयास है। क्योंकि विज्ञान की परिभाषा क्या है कि सुव्यवस्थित और क्रमबद्ध ज्ञान को विज्ञान कहते हैं। हालांकि राजनीति विज्ञान के भी जो विज्ञान मानने के पक्षधर हैं राजनीति विज्ञान के, वो भी कहते हैं कि इसमें भी भूत के आधार पे वर्तमान का और वर्तमान के आधार पे भविष्य का चिंतन या अध्ययन करते हैं। इस आधार पे यदि इस कसौटी पर हम देखते हैं तो राजनीति विज्ञान को भी विज्ञान मानते हैं। तो समाज विज्ञानों में क्या है कि क्रमबद्धता व व्यवस्था निश्चित करने का प्रयास चल रहा है और इस रूप में अध्ययन प्रक्रिया को वैज्ञानिक पद्धति कहा जाता है।
लेकिन इस पद्धति में समस्या क्या आता है कि इसकी सीमाएं यह है कि समाज विज्ञानों को पदार्थ विज्ञानों में परिणत करना एक मुश्किल का। राजनीति विज्ञान भी समाज विज्ञान का एक अंग है और इस तरह के समाज विज्ञानों को पदार्थ विज्ञानों में परिणत कर पाना आसान नहीं है, जिसके पीछे सबसे बड़ी समस्या या कारण हम कर सकते हैं वह यह है कि मानव की जो समाज विज्ञान है वह मानव व्यवहार पर आधारित होता है और मानव व्यवहार परिवर्तनशील, यह चेतनशील है, चेतन युक्त सत्ता है। राजनीति विज्ञान या अन्य समाज विज्ञानों के विषय वस्तु मानव है और मानव परिवर्तनशील है। तो इसको पदार्थ विज्ञानों में क्या है, उसमें निर्जीव वस्तुएं या यंत्रों की सहायता से उसका हम प्रयोग लैब में बैठ के कर सकते हैं, लेकिन समाज विज्ञान या राजनीति विज्ञान का अध्ययन विषय संपूर्ण विश्व है, तो उसमें हम इस तरह की सामंजस्यता स्थापित नहीं कर पाते, न ही समानता हम स्थापित कर पाते हैं। और इसके पीछे कारण यह है कि मानव व्यवहार परिवर्तनशील है और यह परिवर्तनशीलता ही समाज विज्ञानों को पदार्थ विज्ञानों की होने में के बीच में बाधा उत्पन्न होता है। आज के वीडियो में इतना ही। अब हम लोग राजनीति विज्ञान की अध्ययन पद्धतियों के परंपरागत अध्ययन पद्धति और आधुनिक अध्ययन पद्धति दोनों का अध्ययन कर लिए। आज के वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग मिलेंगे, इससे संबंधित कुछ क्वेश्चन भी है, इस पे आप ध्यान देंगे कि कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न परीक्षा के दृष्टिकोण से है। इसमें सबसे पहले लेंगे कि सादृश्य पद्धति के समर्थक हैं। ऊपर हम लोगों ने पढ़ा है हर्बर्ट स्पेंसर, गिलक्राइस्ट और ब्लंटसली, ये तीनों सादृश्य पद्धति का समर्थन किए हैं। तो ये सादृश्य पद्धति के समर्थक हैं गिलक्राइस्ट, ब्लंटसली, हर्बर्ट स्पेंसर, तीनों लोग हैं, तो सही आंसर होगा उपरोक्त सभी। दूसरा क्वेश्चन है आंकड़े, मतदान, राष्ट्रीय आय आदि विषयों का अध्ययन हम किस पद्धति के अंतर्गत करते हैं। तो अभी हम लोगों ने आधुनिक पद्धति के अंतर्गत जो पद्धतियों का अध्ययन किए हैं उसमें सांख्यिकीय पद्धति में उदाहरण दिया गया था कि इसमें मतदान या आंकड़े इकट्ठे करना, जनमत या मतदान होने के बाद जब जनगणना होता है उसमें इसका प्रयोग करते हैं। तो आंकड़े या मतदान संबंधी विषयों का अध्ययन करने के लिए हम सांख्यिकीय पद्धति को प्रयोग में लाते हैं, तो सही आंसर हो जाएगा सांख्यिकीय पद्धति। नेक्स्ट क्वेश्चन है राजनीति विज्ञान की अध्ययन पद्धतियों में आगमनात्मक पद्धति का संबंध किससे है। तो आगमनात्मक पद्धति क्या संबंध है, इसमें न तो बार्कर से है, न तो रूसो से है, न तो मिल से है, तो सही आंसर है राल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है यह किसका कथन है कि राजनीति विज्ञान शीर्षक के अंतर्गत परीक्षा प्रश्नों को देखता हूं तो मुझे प्रश्नों के प्रति नहीं वरन शीर्षक के प्रति खेद होता है। यह कथन है मेटलैंड का। और भी कुछ परीक्षा के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण प्रश्न है। इसमें लेखक का नाम अक्सर आपसे पूछ देता है कि मॉडर्न डेमोक्रेसीज के लेखक कौन है। मॉडर्न डेमोक्रेसीज के लेखक ब्राइस है। द प्रोसेस ऑफ गवर्नमेंट के लेखक बेंटले हैं। मॉडर्न स्टेट के लेखक मैकाइवर हैं और पावर नामक पुस्तक के लेखक बर्ट्रैंड रसेल हैं। इस तरह के प्रश्न आपके फर्स्ट पेपर में ऑब्जेक्टिव आएंगे, इन्हें आपको याद रखना है। आज के वीडियो में बस इतना ही। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।